नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी पीसीएस 2019 के मेंस जो अभी हमारा सितंबर 2020 में हुआ है, उसके आज हम लोग जियोग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 की जो क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। साथ साथ यहाँ पे आंसर को भी यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि जियोग्राफी जो मेंस का पेपर है वो 200 नंबर का होता है, यानी कि दो पेपर होते हैं जियोग्राफी के ऑप्शनल का, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों ही 200 नंबर का होता है। और इसमें आपको 3 घंटे टाइम दिए जाते हैं और जो उसमें क्वेश्चंस आते हैं वो 8 क्वेश्चन रहते हैं और वो 8 क्वेश्चन सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड होता है। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन से यहाँ पे एटलीस्ट 2-2 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, लेकिन टोटल यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 40 नंबर होगा और 5 क्वेश्चन आपको करने हैं और टोटल यहाँ पे 200 नंबर का हमारा होता है और 3 घंटा में आपको इसको कंप्लीट करना है। तेरा दोस्तों, यहाँ पे ओवरऑल जो हमारा जियोग्राफी ऑप्शन का जो क्वेश्चन रहता है। अब हम लोग चलते हैं पहला सेक्शन ए के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन में 3 यहाँ पे सब क्वेश्चन हैं, यानी ए बी सी। ए हमारा 15 नंबर का है, बी भी 15 नंबर का है और सी यहाँ पे 10 नंबर का है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे बोला है इलैबोरेट द स्टेटमेंट गिवन बाय W.M. डेविस दैट लैंडस्केप इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। W.M. डेविस द्वारा प्रतिपादित कथन स्थल रूप संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है, इसकी व्याख्या कीजिए। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली डेविस की जो लैंडफॉर्म की जो साइकिल होती है उससे पूछ लिया गया है, क्योंकि डेविस की जो लैंडफॉर्म की साइकिल है दोस्तों, उसमें डेविस ने ट्रायोस को मेंशन किया है। ट्रायोस का मतलब है 3 मेजर जो उनके जो थॉट हैं उनको मेंशन किया है। डेविस के ट्रायोज में आप देखोगे कि डेविस की जो लैंडफॉर्म होती है वो 3 चीज़ों का फंक्शन होता है, यानी फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। यही हमारा डेविस का ट्रायोज है। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे डेविस की जो लैंडफॉर्म की डेवलपमेंट की जो साइकिल है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे रॉक, किस टाइप की रॉक है, हार्ड रॉक है या सॉफ्ट रॉक है, फॉल्टिंग है कि कैसी है, ये सारी स्ट्रक्चर में होगा। प्रोसेस में यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इरोजन और वेदरिंग प्रोसेस को मेंशन किया है। इरोजन और वेदरिंग में अलग अलग एजेंट होते हैं, विंड्स, वाटर, आइस। तो किस एजेंट द्वारा वहाँ पे प्रोसेस हो रहा है वो हमारा डिफरेंट करेगा लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। फिर टाइम यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे डेविस ने यूथ, मैच्योर और ओल्ड 3 टाइम यानी 3 फेजेज में लैंडफॉर्म की डेवलपमेंट होती है। और प्रोसेस में उन्होंने अलग अलग प्रोसेस को उन्होंने बताया है, जैसे विंड्स से भी प्रोसेस होती है, वाटर से भी प्रोसेस होती है। इन सारे चीज़ों को डेविस की लैंडफॉर्म जो डेवलपमेंट होती है उसमें एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे डेविस की डायरेक्टली आपको लैंडफॉर्म की जो डेवलपमेंट है उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इसको हम लोग दोस्तों डिटेल में हम लोग ऑलरेडी वीडियोज़ में जो यूट्यूब का हमारा वीडियो है वहाँ पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे दूसरा पूछा है एग्जामिन वेरियस प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेदरिंग। देखो, फिजिकल वेदरिंग को मैकेनिकल वेदरिंग भी बोलते हैं। तो इसमें आप प्रोसेस देखोगे वेरियस प्रोसेस, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल जो फोर्स होते हैं उससे भी वेदरिंग होती है। इसके अलावा जब देखोगे तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है, इंसुलेशन होता है, टेम्परेचर के यहाँ पे हीटिंग की वजह से आप देखोगे, और यहाँ पे संकुचन की वजह से, दोनों की वजह से फिजिकल वेदरिंग होती है। ठीक है, तो फिजिकल वेदरिंग में आप देखोगे जो प्रोसेस होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। फिर यहाँ पे एक मिनट, प्रोसेस आप देखोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, फिर हमारा थर्मल हीटिंग होता है। इसके अलावा आप देखोगे तो कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। यदि ठंडी हो गई यानी कि बहुत ज़्यादा हीट हो रही है तो एक्सपेंशन होगा रॉक का, और ठंडी होगी संकुचन होगा, तब पर हमारा रॉक क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। इसके अलावा फ्रीजिंग प्रोसेस है, फ्रीजिंग से होती है, फ्रॉस्ट से होती है, और यहाँ पे साल्ट वेदरिंग, ये भी हमारा फिजिकल वेदरिंग में आता है। तेरह दोस्तों यहाँ पे वेरियस प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेदरिंग, इसमें आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना था। फिर दोस्तों
सी में आप देखोगे तो यहाँ पे पूछा है कंपेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ सर जॉर्ज एरी एंड ए प्रट रिगार्डिंग आइसोस्टेसी। यहाँ पे सर जॉर्ज एरी एंड ए प्राट के संतुलन संकल्पनाओं को तुलना करना है। दोस्तों ये आइसोस्टेसी का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। दोनों ही एरी और प्रट ने अपने अपने यहाँ पे जो मत दिए हुए हैं कि आइसोस्टेसी यानी कि जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेन है, प्लेट्यू है, कैसे हमारा अर्थ में स्टेबल रहता है, उसके रिगार्डिंग इन्होंने कॉन्सेप्ट दिए हैं आइसोस्टेसी का। तो एरी का है दोस्तों कॉन्सेप्ट, आप देख सकते हैं एरी का है कि यहाँ पे डेंसिटी में डिफरेंसेस नहीं होते हैं, लेकिन जो रूट में डिफरेंसेस होते हैं। आप याद करो एरी का जो डायग्राम है वो क्या है कि हिमालयन की रूट ज़्यादा होंगी और यहाँ पे प्लेन एरिया के रूट कम होंगी। ठीक है, तो रूट यहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं और डेंसिटी में लेकिन समान होती है एरी के व्यूज़ में। लेकिन प्राट यहाँ पे क्या बोलते हैं कि रूट जो होती है सेम होती है और डेंसिटी डिफर करते हैं, यानी माउंटेनियस जो लैंडफॉर्म है वो हमारा कम डेंसर होते हैं एज कम्पेयर टू प्लेट्यू और प्लेन। ठीक है, तो ये हमारा इसमें जो कंपेयर करना है, दोनों की व्यूज़ को यहाँ पे कंपेयर करना था। अगला दोस्तों दूसरा क्वेश्चन की बात करें, सेक्शन ए में ही दूसरा क्वेश्चन है, तो उसकी यदि बात करते हैं तो यहाँ पूछा है कि जो रेनफॉल के बारे में पूछा है कि इलुस्ट्रेट द वेरियस टाइप ऑफ रेनफॉल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। तो दोस्तों इसमें रेनफॉल में 3 टाइप की रेनफॉल होती है। एक होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, दूसरा होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, तीसरा होती है यहाँ पे साइक्लोनिक रेनफॉल। देखो कन्वेक्शनल रेनफॉल में जब हमारा हीटिंग होता है वाटर में, तो वाटर वेपर ऊपर पहुँचते हैं एटमॉस्फेयर में और उसका ऊपर जब जाते हैं तो वहाँ पे एडियाबैटिक कूलिंग होती है, उसकी वजह से कंडेंसेशन होता है और क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, फिर हमारे यहाँ पे रेनफॉल होता है। जनरली कन्वेक्शनल रेनफॉल ऑफ लार्जर वाटर बॉडीज या इक्वेटोरियल जो रीजन है वहाँ पे कन्वेक्शन रेनफॉल देखने को मिलती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल जब हमारा माउंटेनियस रीजन में मॉइस्ट एयर जब ऊपर चढ़ता है तो एडियाबैटिक कूलिंग होती है और जो जिधर की साइड है यानी कि यहाँ पे विंडवर्ड साइड में आपका रेनफॉल होता है और लीवर्ड साइड में रेनफॉल नहीं होता है। ये हमारा ओरोग्राफिक रेनफॉल है, इसको हम लोग डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर साइक्लोनिक रेनफॉल में ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन से भी रेनफॉल होती हैं। जैसा आप इंडिया में देख सकते हो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से टेम्परेट साइक्लोन में इंडिया में रेनफॉल होती है। इसके अलावा आप देखोगे ट्रॉपिकल साइक्लोन से भी कोस्टल वाले रीजन में गर्मी में यहाँ पे रेनफॉल होती है इंडिया में। तो 3 टाइप की रेनफॉल होती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक को भी आप मेंशन कर सकते हो कि साइक्लोनिक रेनफॉल होती है, बहुत ही इंटेंस होती है, बहुत ज़्यादा फ्लड एक छोटे से टाइम में यहाँ पे फ्लड क्रिएट करती है। तो ये सारा आप कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों अगला यहाँ पे गिव एन अकाउंट ऑफ ओरिजिन ऑफ फ्रंट एंड फ्रंटोजेनेसिस। दोस्तों इसको भी हम लोग डिटेल में स्टडी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसमें आपको फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है, फ्रंट का फॉर्मेशन। और फ्रंट कहाँ होता है, फ्रंट हमारा जब वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास जब आपस में मिलते हैं तो उनका डेंसिटी और टेम्परेचर मॉइस्चर अलग अलग होता है, इसलिए वो एक साथ अचानक मतलब आप बोल सकते हो एक बार मिक्स नहीं करते हैं, उनको टाइम लगता है। तो उसी बीच यहाँ पे फ्रंट का क्रिएशन होता है, उसको बोलते हैं फ्रंट। ठीक है, और फ्रंट का जो क्रिएशन का प्रोसेस है उसको बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस। तो इसको आपको यहाँ पे मेंशन करना था। दोस्तों फिर यहाँ से पूछा है राइट एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑन लोकल विंड्स। तो लोकल विंड्स के बारे में यहाँ पे पूछा है। तो लोकल विंड्स को भी हम लोग डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो लोकल विंड्स कैसे जनरेट होती है। लोकली जो प्रेशर जो डिफरेंसेस होते हैं लोकल लेवल पे या स्मॉलर जियोग्राफिक एरिया में, तब वहाँ पे लोकल विंड्स प्रोड्यूस होते हैं। तो लोकल विंड्स में आप देख सकते हो वार्म लोकल विंड्स होते हैं और कोल्ड लोकल विंड्स होते हैं। ठीक है, वार्म विंड्स में आप देख सकते हो कि हमारे इंडिया में आप देखोगे लू है। ठीक है, लू हमारा वार्म विंड्स है। इसके अलावा यूएसए में आप देखोगे तो जो वार्म विंड है उसमें संता आना भी है। ठीक है, फिर ट्विस्टर है और ट्विस्टर के अलावा चिनूक है। ठीक है, ट्विस्टर चिनूक ये हमारा क्या है, वार्म विंड्स है यूएसए में। कोल्ड विंड्स की बात करें तो ब्लिजर्ड कोल्ड विंड्स है। इसके अलावा बोरा भी कोल्ड विंड्स है यूरोप में। इसके अलावा देखोगे तो पंपास जो सदर्न अमेरिका में कोल्ड विंड्स है। तो ये हमारा लोकल विंड्स के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना था। इसको भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब चलते हैं तीसरा क्वेश्चन में।
तो तीसरा क्वेश्चन ओशियनोग्राफिक से पूछा है। ओशियनोग्राफिक में आप देखोगे पूछा है कि डिस्कस फैक्टर कंट्रोलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी सैलिनिटी, सागरीय लवणता के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो सी सैलिनिटी की जो फैक्टर होती है दोस्तों कंट्रोल करने के लिए या उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें आप देखोगे एवेपोरेशन जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे सैलिनिटी बढ़ती है, प्रेसिपिटेशन जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ पे सैलिनिटी घटती है। इसके अलावा फ्रेश वाटर का इन्फ्यूजन होता है वहाँ पे सैलिनिटी घटती है। इसके अलावा जहाँ पे आइस बनते हैं तो आइस हमारा प्योर फ्रेश वाटर होता है, तो आइस बनते हैं तो वहाँ पे सैलिनिटी बढ़ जाएंगी। लेकिन आइस का जहाँ पे आप देखोगे जहाँ पे पिघलता है आइस वहाँ पे सैलिनिटी फिर हमारा क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कंट्रोलिंग है वो हमारा क्या है कि फ्रेश वाटर के डिफ्यूजन होता है, एवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, आइस का बनना, आइस का पिघलना, ये सारी चीज़ हमारे सैलिनिटी के डिस्ट्रीब्यूशन को या कंट्रोल को यहाँ पे अफेक्ट करती है। तो इसको आपको ऐसे कुछ अटेम्प्ट करना था। फिर दोस्तों यहाँ पे क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ टाइड्स। दोस्तों इसको हम लोग ने अभी तक हम लोग इसको डिस्कस नहीं किए हैं, तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, आज नहीं बाद में। लेकिन यहाँ पे दोस्तों प्रोग्रेसिव जो वेव थ्योरी है उसको यहाँ पे आप देख सकते हो जो इनको प्रोपाउंड किया था प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी वो था वीवेल। ठीक है, WHEWELL वीवेल ने प्रोपाउंड किया था। और जो टाइड्स की बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्सिटी है आप देखोगे स्पेशियल वेरिएशन पाए जाते हैं। जैसे जैसे आप लोकेशन वाइज मूव करोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यानी टाइड्स की जो फॉर्मेशन है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी देखने मिलती है। उसी को सॉल्व करने के लिए वीवेल्स ने यहाँ पे प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी को दिया था। इसको हम लोग बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो इसको भी दोस्तों आप ऐसे बोल सकते हो कि जो कोस्टल एरिया होती है उसके इमीडिएट में आप देखोगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं, उसके बाद स्लोप आपका आता है जब डीप ओशियन से पहले। तो स्लोप की जो स्लोप हमारा बहुत ज़्यादा स्टीपर होता है और इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा गहरी होती है एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आप देखोगे तो डेप्थ आपका 200 से 400 मीटर के एवरेज ऑन द एवरेज होता है और इसकी जो स्लोप है वो स्टीपर नहीं होती है, बहुत ही स्लो होती है। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आप बोल सकते हो कि ये कॉन्टिनेंटल का ही पार्ट है और स्लोप भी दोनों ही कॉन्टिनेंटल की पार्ट है। लेकिन कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है किसी भी इंडियन की किसी कंट्री के टेरिटरी का पार्ट होता है जनरली कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, इसमें आप बहुत सारे डिफरेंसेस लिख सकते हो। कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत ही इकोनॉमिक बोल सकते हो इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस होती है और भी इसमें डिफरेंसेस आप लिख सकते हो आराम से। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस किए। अब देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों इकोसिस्टम के बारे में। पूछा है कि डिफाइन एन इकोसिस्टम एंड डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक। पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा दीजिए तथा उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों इकोसिस्टम की बात करें तो ये सिंपल ही क्वेश्चन है। इकोसिस्टम में आप देखोगे कि जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, देखो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं और दोनों ही इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और विद इन भी, यानी कि बायोटिक जो कम्युनिटी होती है अपने आप से भी इंटरेक्ट करती है और एबायोटिक कंपोनेंट से भी इंटरेक्ट करती है और यहाँ पे इन्वायरमेंट में दोनों ही इंटरेक्ट करती है। इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम एक पार्ट ऑफ बायोम है, यानी कि बायोम की बेसिक यूनिट है इकोसिस्टम। इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हो। फिर कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हो कि यहाँ पे कि जो बेसिक जो अपना बायोस्फीयर का जो यूनिट है हमारा इकोसिस्टम है और इसमें एनर्जी फ्लो होता है, इसमें मिनरल्स की साइकिल्स होती हैं और ये हमारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है और हमारा फंक्शनल यूनिट होता है बायोम का। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक इसमें आप लिख सकते हो इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 4 में ही बी यहाँ पे है एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटिक सक्सेशन एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द वेरियस स्टेज ऑफ प्राइमरी सक्सेशन। जीवीय अनुक्रमण को परिभाषित कीजिए तथा प्राथमिक अनुक्रमण के विभिन्न अवस्थाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दोस्तों बायोटिक जो सक्सेशन होते हैं उसमें क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होती है बायोलॉजिकल जो कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है ओवर द टाइम, उसी को बोलते हैं बायोटिक
सक्सेशन। जैसे स्टार्टिंग में आप देखोगे, स्टार्टिंग में रॉक होता है, रॉक से यहाँ पे आप देखोगे कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब उसमें डेवलप होते हैं, इसके अलावा छोटे छोटे वहाँ पे पेड़ पौधे जन्म लेते हैं। फिर बाद में आपको क्लाइमेक्स कम्युनिटी देखने को मिलती है, ओवरऑल कम्युनिटी, इसी को बोलते हैं बायोटिक सक्सेशन। इसमें देखोगे प्राइमरी सक्सेशन की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे स्टेजेज हैं, ठीक है, वेरियस स्टेज हैं। पहले में आप देखोगे तो सबसे पहले जो होती है, देखो बेयर रॉक होती है, वहाँ पे कोई भी कम्युनिटी नहीं होती है। रॉक के बाद यहाँ पे देखोगे तो जो पॉइनियर सबसे पहला स्टेज में होती है, पॉइनियर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके बाद यहाँ पे लाइकेन का डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे ग्रास का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद स्टेज में आप देखोगे तो स्मॉल श्रब होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो ट्री होंगे, और फिर यहाँ पे फिर जीव जंतु बड़े बड़े होंगे। तो हमारा स्टेज होता है प्राइमरी सक्सेशन का, इसको आपको यहाँ पे डिटेल में मेंशन करना था। अब चौथा के सी की बात करें दोस्तों, यहाँ पे तो पूछा है एक्सप्लेन एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ मैन ऑन इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र पर मानव के प्रतिकूल प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र पर मानव के द्वारा क्या प्रतिकूल प्रभाव होता है उसको यहाँ पे मेंशन करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मानव के द्वारा आप देख सकते हो कि यहाँ पे पॉल्यूशन फैलाए जा रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो किसी भी स्पेसीज का एक्सटेंशन हो जा रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहे हैं। इसके चलते एनर्जी की जो फ्लो है या एनर्जी की जो फ्लो है वो हमारा यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। तो इकोसिस्टम में यहाँ पे डिसबैलेंस देखने को मिल रही है, और मिनरल साइकिल में भी और यहाँ पे व्यवधान देखने को मिलते हैं। तो सारे कुछ जो इकोसिस्टम में जो एडवर्स इम्पैक्ट होता है उसको आप लिख सकते हो मैन के द्वारा। हैबिटेट लॉस किए जा रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी कुछ इसमें आप लिख सकते हो। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। अगला आप देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। अब हम लोग ये सेक्शन बी में आ जाते हैं। सेक्शन बी में ह्यूमन ज्योग्राफी का एक पार्ट आ जाता है। इसमें पांचवा क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पे कंपेयर द जियोग्राफिकल आइडियाज एंड फिलोसफीज ऑफ कार्ल रिटर एंड वॉन हम्बोल्ट। कार्ल रिटर एंड वॉन हम्बोल्ट के भौगोलिक विचारों एवं दर्शन की तुलना कीजिए। दोस्तों यहाँ पे जो कार्ल रिटर और हम्बोल्ट दोनों ही दोस्तों मॉडर्न जो ह्यूमन ज्योग्राफी की फादर बोला जाता है, ठीक है। दोनों ने बहुत ज़्यादा मॉडर्न जो ह्यूमन ज्योग्राफी की कंट्रीब्यूशन में दोनों ही योगदान किया। कार्ल रिटर आप देख सकते हो कि 10 साल छोटे थे एज कम्पेयर टू वॉन हम्बोल्ट। इनकी यदि आप स्टडी की बात करोगे तो वॉन हम्बोल्ट जो हैं बहुत ज़्यादा ट्रेवल किए हैं, और ट्रेवल के साथ ऑब्जर्वेशन किए सब जगह, सारे पूरे दुनिया में इन्होंने जगह जगह पे घूमा और ऑब्जर्वेशन किया। इसके बाद उन्होंने अपने विचार दिए। लेकिन कार्ल रिटर की बात करोगे तो बहुत ज़्यादा ट्रेवल नहीं किए हैं, अपने लैब में ही बहुत ज़्यादा रिसर्च किए हैं, थिंकिंग किए हैं, और थिंकिंग प्रोसेस से इन्होंने जियोग्राफिकल जो थॉट है उसको डिराइव किया। तो यहाँ पे बेसिक आप डिफरेंसेस देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों कार्ल रिटर आप बोल सकते हो रिलीजियस पर्सन थे। ये मानते थे कि जो गॉड होती है उसके द्वारा ही अर्थ को क्रिएट किया गया है, लेकिन इन्होंने ज़्यादा एम्फेसाइज किया कि जो इंटरेक्शन होती है नेचर और ह्यूमन दोनों के बीच कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होती है, उसी का परिणाम है अभी की ज्योग्राफी, ठीक है। तो कार्ल रिटर इंटरेक्शन पे ज़्यादा यहाँ पे एम्फेसाइज करते हैं, ह्यूमन और नेचर के इंटरेक्शन पे। इसके अलावा आप बात करोगे तो हाँ, तो कार्ल रिटर नेचर को सुप्रीम मानते हैं, या डिटर्मिनिज्म जो अप्रोच है उसको आप बोल सकते हो कि ज़्यादा वैल्यूज देते थे। और फिर आप देखोगे कार्ल रिटर ने सिस्टमेटिक ज्योग्राफी पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया था। कार्ल रिटर का जो कंट्रीब्यूशन था सिस्टमेटिक ज्योग्राफी पर ज़्यादा था, और यहाँ पे जो हम्बोल्ट है उसमें ह्यूमन और नेचर पे भी ज़्यादा एम्फेसाइज किया था। यानी दोनों का यहाँ पे वर्क आप देखोगे लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंसेस हैं कि सिस्टमेटिक ज्योग्राफी पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया था, और दोनों ही डिटर्मिनिज्म को ज़्यादा वैल्यूज देते थे। और यहाँ एम्फेसाइज किया था कि ह्यूमन और जो नेचर है दोनों के बीच में इंटरेक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होती है, ठीक है। तो ये सारे दोनों में आप कंपेयर कर सकते हो फिलोसफिकल थॉट का। और इन्होंने आप हम्बोल्ट की आप बात करोगे तो इन्होंने कॉस्मोलॉजी को भी एक कॉन्सेप्ट दिया था, कॉस्मोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट दिया था। यानी बहुत सारे इन्होंने
बहुत सारे थॉट इन्होंने डिराइव किए थे। इसको भी हम लोग ऑलरेडी आई थिंक यूट्यूब पे डिस्कस नहीं किया, लेकिन इसका नोट्स मैंने बनाया है, आप इसका नोट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों अगला जो 5 का बी, यहाँ पर आप देखोगे तो हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्राइडरिक रैटजेल इन द एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल में विकास में फ्रेडरिक रैटजेल के योगदान पर प्रकाश डालिए। दोस्तों फ्रेडरिक रैटजेल की बात करें तो इन्होंने डिटर्मिनिज्म, जो एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज्म है, उसको यहाँ पे क्रिटिसाइज किया था, और यहाँ पे इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को ज़्यादा इन्होंने इम्फेसाइज किया था, ठीक है। तो जो पुरानी डिटर्मिनिज्म है उसको क्रिटिसाइज किया था, लेकिन इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पे ज़्यादा इन्होंने इम्फेसाइज किया था, ठीक है। देखो पुराने डिटर्मिनिज्म को कैसे इन्होंने क्रिटिसाइज किया था। रैटजेल बोलते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे 2 एथनिक ग्रुप वाले ट्राइबल रहते हैं, और दोनों की कल्चरल या उनको रहने की प्रैक्टिस दोनों डिफर होती है, लेकिन डिटर्मिनिज्म क्या बोलता है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जो वहाँ की जो समुदाय रहती हैं एक जैसा व्यवहार करते हैं, यानी उनकी जो प्रैक्टिस होती है, रहने के तरीका होते हैं, एक जैसा होते हैं। लेकिन रैटजेल ने इनको क्रिटिसाइज किया था, बोल रहे थे कि बोलते हैं कि एक जगह पे एक ही लोकेशन पे 2 ट्राइबल ग्रुप रहते हैं और दोनों की इन्वायरमेंट सेम है, लेकिन दोनों के रहने के तरीके में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। इसलिए यहाँ पे इन्होंने इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म को, इन्होंने कॉन्सेप्ट को डिराइव किया और बोला है कि जो ह्यूमन होते हैं उनका जो बोल सकते हो एक इन्वायरमेंट को परसीव करने का तरीका अलग होती है, ठीक है। तो परसिप्शन अलग अलग होती है। कुछ लोग उसी इन्वायरमेंट को कुछ और परसीव करते हैं और कुछ लोग उसी इन्वायरमेंट को कुछ और परसीव करते हैं। यानी यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एक ही इन्वायरमेंट 2 ह्यूमन के लिए अलग अलग हो सकता है, परसिप्शन व्यूज अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने एम्फसाइज किया था इन्वायरमेंटल जो डिटर्मिनिज्म है उसके कॉन्सेप्ट को। इसके अलावा दोस्तों रैटजेल ने क्या दिया था, यहाँ पे कल्चरल की डिफ्यूजन जो होती है माइग्रेशन के थ्रू होती है, इसको भी इन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन दिया था कि कल्चर का डिफ्यूजन के बारे में माइग्रेशन के थ्रू होता है, ठीक है। तो ये हमारा योगदान हो गया मानव भूगोल में रैटजेल का। फिर दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिविज्म, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिविज्म, डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ पॉजिटिविज्म। दोस्तों ये भी हम लोग ऑलरेडी यूट्यूब में डिस्कस कर चुके हैं। अगस्त काम्टे के द्वारा पॉजिटिविज्म की जो कॉन्सेप्ट को दिया गया है, इसमें लॉजिक साइंस को ज़्यादा वैल्यूज दी गई है एज कम्पेयर टू इसमें जो बिलीफ होती है या हिस्टोरिकल जो इवेंट होते हैं, ठीक है, या रिलीजियस जो थॉट होते हैं उसको इन्होंने वैल्यू नहीं दी है। अगस्त काम्टे ने यहाँ पे पॉजिटिविज्म में लॉजिक और साइंटिफिक जो वैल्यूज है उसको ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू दी है, ठीक है। इसमें मैथमेटिकल जो फॉर्मूला होते हैं उसको ज़्यादा बोला है, और इन्होंने एक स्टेटमेंट आप देख सकते हो, फैक्ट स्पीक देम सेल्फ, ठीक है। ये भी इनका कॉन्सेप्ट है अगस्त काम्टे का। फिर इनके फीचर्स में आप लिख सकते हो कि पॉजिटिविज्म में कि जनरली 3 फेजेज में आप यहाँ पे लॉजिक, मैथमेटिक्स और जो साइंटिफिक जो टूल होते हैं उसका ज़्यादा यूजेज है, फीचर में लिख सकते हो। और पॉजिटिविज्म की जो थॉट होती है जनरली 3 फेजेज में डिराइव होती है। 3 फेजेज में कौन सी होती है? फर्स्ट फेज में क्या होती है कि सब कुछ जो इवेंट होता है, जैसे मान लो थंडरिंग हो रही है तो थंडरिंग गॉड के द्वारा की जाती है, ये फर्स्ट फेज में बिलीव होगा। फिर दूसरा मान लो इवेंट होती है कि हिस्टोरिकल इवेंट को, हिस्टोरिकल जो बिलीफ है उसकी बेसिस पे इवेंट को जायज़ ठहराया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे इंडिया में आप देख सकते हो कि कर्मा की फिलॉसफी है। यदि आपके साथ कुछ भी बुरा होता है तो बोला जाता है कि पुराने पिछले ज़माने या पिछले जो जन्म का कर्म होगा इसी को वजह से आपके साथ बुरा हो रहा है। तो सेकेंड फेज में क्या होती है, हिस्टोरिकल जो बिलीफ होती है या हिस्टोरिकल जो इवेंट की सहायता से किसी भी इवेंट को जायज़ ठहराया जाता है। थर्ड जो फेज होती है दोस्तों, उसमें एक्चुअल जो साइंस या रिसर्च की जो बोल सकते हो वैल्यूज है वो कम्युनिटी में आने लगती है, तब हमारा पॉजिटिविज्म का वहाँ पे डिराइव होता है, ठीक है। तो 3 फेजेज में पॉजिटिविज्म का हमारा जो थॉट है वो यहाँ पे डेवलप होता है, उसको अगस्त काम्टे में इसको डिस्कस किया था। तो इसको हम लोग दोस्तों यूट्यूब में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं आज का छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे ए की बात करोगे तो इसमें पूछा है कि एक्सप्लेन द रीजन्स ऑफ हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री में हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्यों है? दोस्तों आप देख सकते हो डेवलपिंग जो कंट्री होती हैं, डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन थ्योरी है उसके सेकेंड फेज में होती है। सेकेंड फेज में होने का क्या मतलब है यहाँ पे
कि हाई बर्थ रेट है और डेथ रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई है। तो बर्थ रेट और डेथ रेट में यहाँ पे गैपिंग देखने को मिलती है। इसकी वजह से आप देखोगे यहाँ पे ग्रोथ, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका रीज़न है कि वहाँ पे मेडिकल की सुविधा थोड़ी अच्छी हो गई है, इसकी वजह से डेथ रेट डिक्लाइन की हुआ है, लेकिन बर्थ रेट अभी भी उतना ही है। क्यों? क्योंकि उनका बिलीफ है, पहले वाला जो बिलीफ है कि सर्वाइवल ऑफ चाइल्ड। ठीक है, पहले क्या होते थे कि मेडिकल सुविधा उतनी अच्छी नहीं होती थी, तो 5 में से 2-3 चाइल्ड ही सर्वाइव करते थे। वही बिलीफ अभी भी है, इसीलिए बर्थ रेट उतना ही है डिस्पाइट ऑफ मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है उतनी अच्छी हो जाने के बाद भी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप बोल सकते हो फैमिली प्लानिंग का नॉलेज नहीं है, या आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ऐसा बिलीफ है, क्योंकि एग्रीकल्चर सोसाइटी होती है डेवलपिंग कंट्री में, तो बोला जाता है कि जितने ज़्यादा आदमी होंगे उतने ज़्यादा यहाँ पे इनकम होगा, क्योंकि खेत में काम करने के लिए उतने ज़्यादा लोग होंगे। ठीक है, तो ऐसा बिलीफ के चलते यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री में हाई पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलते हैं। दोस्तों छठा के बी यदि आप देखोगे, प्रेजेंट ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ कल्चरल रिल्म ऑफ वर्ल्ड। इसको भी हम लोग दोस्तों डिटेल में यूट्यूब में डिस्कस कर लिए हैं कि कल्चरल जो रिल्म है, आप देख सकते हो कि नदर्न अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यूरोप, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, चाइना, जापान, साउथ ईस्ट एशिया, ये सारे हमारे अफ्रीका, ब्लैक अफ्रीका, ये हमारा कल्चरल रिल्म है। इसको भी हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके थे। दोस्तों छठा की सी की बात करें तो यहाँ पे डिफाइन रूरल अर्बन फ्रिंज एंड डिस्क्राइब द इट्स कैरेक्टरिस्टिक। इसको ग्रामीण नगरीय उपांत की परिभाषा लिखिए और इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये भी सिंपल क्वेश्चन था, इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देखो ये हमारा सिटी है और सिटी के बाहर आप देखोगे तो विलेज होता है, और विलेज और सिटी के बीच में कुछ जो एरिया होते हैं दोनों की कैरेक्टरिस्टिक होती है। यहाँ पे विलेज की भी कैरेक्टरिस्टिक होती है और सिटी की भी कैरेक्टरिस्टिक होती है। यानी कि लैंड यूज जो है एक तरह से आप सिटी जैसा भी यहाँ पे दिखेगा, बिल्डिंग्स भी देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे फैक्ट्रीज भी देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे खेती भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी एक्टिव जो रूरल अर्बन फ्रिंज है, यानी बाउंड्री लाइन ऑफ सिटी और विलेज है, वहाँ पे एग्रीकल्चर भी होती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ भी होती है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ भी होती है, टर्सरी एक्टिविटीज़ भी होती है। तीनों का यहाँ पे देखने को मिलता है, वहाँ बोलते हैं रूरल अर्बन फ्रिंज। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक में देख सकते हो लैंड यूज जो होता है आपको सिटी जैसा भी दिखेगा और रूरल एरिया जैसा दिखेगा। यहाँ पे जो इनकम होती है वो भी आपको सिटी और विलेज के मिक्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जो लोग हैं हमेशा सिटी में रोज़मर्रा की चीज़ लाने के लिए जाते हैं और अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेचते हैं और साथ में कुछ सामान भी ले आते हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे सिमिलरिटी देखने को मिलती है, दोनों का मिक्स पैटर्न देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं रूरल अर्बन फ्रिंज। दोस्तों इसको भी हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कि डिस्कस टाइप एंड पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट। ग्रामीण अधिवासों के प्रकार एवं प्रतिरूप की व्याख्या कीजिए। दोस्तों रूरल सेटलमेंट ऐसे सेटलमेंट को बोलते हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज़ है वो मेजॉरिटी में होती है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ ज़्यादातर होती है, 90% प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको बोलते हैं रूरल सेटलमेंट। अब टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट की बात करें तो 3 टाइप की रूरल सेटलमेंट होती है। एक होती है आप डेंस या न्यूक्लियस रूरल सेटलमेंट, दूसरा होती है सेमी न्यूक्लियस या बोल सकते हो कि मीडियम डेंस, और फिर होती है लो डेंस। ठीक है, 3 टाइप के यहाँ पे रूरल सेटलमेंट होती है। पैटर्न की बात करें तो पैटर्न आपको लीनियर पैटर्न देखने को मिलेंगे। लीनियर पैटर्न आपको रोड के किनारे जो सेटलमेंट होती है रूरल सेटलमेंट, वो हमारा लीनियर पैटर्न में देखने को मिलेंगे। फिर इसके अलावा रेक्टेंगुलर पैटर्न में आपको देखने को मिलेंगे। रेक्टेंगुलर पैटर्न में आपको देखने को मिलेंगे कब, जब हमारा मान लो दो हाईवेज के बीच में यहाँ पे जो रूरल सेटलमेंट है वो हमारा रेक्टेंगुलर पैटर्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे टी शेप में देखने को मिलेंगे। टी शेप में या तो हो सकते हैं कि 2 रोड या हाईवे के मिलन हो या 2 रिवर का मिलन हो, वहाँ पे टी शेप देखने को मिलेंगे। ठीक है, टी शेप के अलावा फिर देख लोगे हिल टॉप भी देखने को मिलेंगे। हिल टॉप में क्या है कि जो रूरल सेटलमेंट है किसी पर्टिकुलर हिल में आपको वहाँ पे सेटलमेंट होती है, उसको बोलते हैं हिल टॉप सेटलमेंट। ठीक है, तो ये हमारा रूरल सेटलमेंट की बात करते हैं, टाइप की बात करते हैं। और ठीक है, आइसोलेटेड सर्कुलर भी शेप भी देखने को मिलते हैं, सर्कुलर पैटर्न भी देखने को मिलते हैं। ये हमारा टाइप ऑफ सेटलमेंट में आप लिख सकते हैं रूरल सेटलमेंट पे।
अब दोस्तों यहाँ पे बी, जो 7वां बी है, एग्जामिन द थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन प्रोपाउंडेड बाय वेबर। वेबर के द्वारा इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी, जो लिस्ट कॉस्ट थ्योरी भी बोलते हैं, वहाँ पे ट्रेंगुलर के रूप में यहाँ पे समझाया गया था कि कहाँ पे जो इंडस्ट्री की लोकेशन होगी वो हमारा सबसे कम कॉस्ट होगा और वहाँ पे मार्केटिंग अच्छे से होगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे वेबर ने प्रोपाउंड किया था। इसको भी हम लोग डिटेल में यूट्यूब में डिस्कस कर चुके हैं, इसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। फिर तीसरा है दोस्तों, 7वां तीसरा यहाँ पे डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड। आप देखोगे इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन जनरली नॉर्थ ईस्ट स्टेट में होती है, इसके अलावा एमपी में भी हिल वाले एरिया में होती है। लेकिन आपको यहाँ पे पूछा गया कि वर्ल्ड में जो डिस्ट्रीब्यूशन है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, उसको आप एक्सप्लेन करो। दोस्तों यहाँ पे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ पे होती है, जहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं और जहाँ पे आप देख सकते हो कि जहाँ पे फॉरेस्ट होता है और लैंड जो होती है वो हमारा टोपोग्राफी होता है, रफ होता है, प्लेन एरिया नहीं होती है, वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। जहाँ पे फर्टाइल लैंड नहीं होती है और नेचुरली फर्टिलिटी आने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है, वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। अब देखो ऐसी एरिया कहाँ पे होती है, जहाँ पे ट्राइबल लोग हों, फॉरेस्ट भी हो और वहाँ पे जो टेरेन हो और रफ हो। देख सकते हो आप इक्वेटोरियल रीजन में तो आपको ब्राज़ील के एरिया में देख मिलेंगे, अफ्रीका में मिलेंगे, साउथ ईस्ट एशिया में मिलेंगे, आपको अमेरिका में देखने मिलेंगे और यहाँ पे वेस्ट एशिया में भी देखने मिलते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे इस तरह से जो कैरेक्टरिस्टिक आती है वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना था एक मैप की सहायता से। दोस्तों 8वां ये क्वेश्चन है, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा उसमें एनर्जी क्राइसिस के बारे में पूछा है। थ्रू लाइट ऑन वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस एंड इट्स अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस एंड इट्स अल्टरनेटिव्स के बारे में यहाँ पूछा है। विश्व ऊर्जा संकट तथा इसके विकल्प के प्रकाश डालिए। दोस्तों एनर्जी क्राइसिस कब होती है, देखो एनर्जी में क्या होती है, एक डिमांड होती है और एक सप्लाई होती है। जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो, सप्लाई उतनी नहीं हो, डिमांड और सप्लाई में गैप हो, तब यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस होती है। यानी डिमांड यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो एनर्जी का और सप्लाई कम हो, तब हमारा एनर्जी क्राइसिस होती है। यदि हिस्ट्री ऑफ एनर्जी क्राइसिस आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, तो 3 मेजर एनर्जी क्राइसिस हुए थे वर्ल्ड में। पहला हुआ था 1973 का। देखो 1973 में एक इवेंट हुआ था, ओपेक जो ग्रुप है एनर्जी का वो फॉर्मेशन हुआ था। उसके चलते ओपेक के चलते क्या हुआ था यहाँ पे कि जो सप्लाई थी, सप्लाई यहाँ पे कम कर दी गई थी। सप्लाई कम करने से, क्योंकि डिमांड तो उतना ही रहे, सप्लाई कम कर दी गई, तो प्राइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया। 1973 में जो ऑयल की प्राइस थी पर बैरल $1.5 थी, लेकिन इसको बढ़ा के $7 कर दिया गया। ठीक, $7 कर दिया गया। उस समय यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, सप्लाई कम होने के चलते एनर्जी क्राइसिस आई थी 1973 में, क्योंकि ओपेक की फॉर्मेशन हुआ था उसके लिए। फिर दोस्तों दूसरा जो एनर्जी क्राइसिस आई थी वो हमारा 1990 में आया था। क्यों? क्योंकि इराक ने उस समय कुवैत पर क्या किया था, अटैक किया था, इन्वेट किया था। उसके चलते यहाँ पे जो सप्लाई थी वो हमारा कट हो गया था और डिमांड की ज़्यादा होने के चलते यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस आ गए थे पूरे वर्ल्ड में। तीसरा एनर्जी क्राइसिस आप देख सकते हो 2005 से 2008 के बीच में एनर्जी क्राइसिस हुआ था। यहाँ अगेन ऑयल की जो प्राइजेस थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ऑयल की प्राइजेस आप देखोगे 2005 में $78 पर बैरल हुआ करती थी, लेकिन 2008 में यही बढ़ के $148 पर बैरल हो गया था। उसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी की सप्लाई आप देख सकते हो कम हो गई थी। इसका और रीज़न था कि चाइना और इंडिया बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर रहे थे और एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी। इसकी वजह से सप्लाई भी नहीं हो पा रही थी। सप्लाई में यहाँ पे डॉलर आप देख सकते हो कि प्राइस हाइक हो गया था और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसकी वजह से यहाँ पे तीसरी एनर्जी क्राइसिस आई थी 2005 और 2008 के बीच में। तेरह दोस्तों यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस जो वर्ल्ड में हुए थे, इसकी अल्टरनेटिव की बात करें तो अल्टरनेटिव आप अच्छे से लिख सकते हो। विंड एनर्जी की ओर चले, सोलर एनर्जी की ओर चले और इसके अलावा अल्टरनेटिव जो है चारकोल या बोल सकते हो कि जो ठीक है यहाँ पे टाइडल एनर्जी, ठीक है, ये सारी चीज़ें अल्टरनेटिव में हैं। यहाँ पे इसको हम ज़्यादा बढ़ोतरी दे सकते हैं। ठीक है, तो 8वां के बी है यहाँ पे दोस्तों रीमलैंड थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। एनालाइज द रीमलैंड कॉन्सेप्ट। तो रीमलैंड कॉन्सेप्ट हार्टलैंड जो कॉन्सेप्ट थे उसके बाद आया था। रीमलैंड के जो कॉन्सेप्ट थे उसने स्पाइक, ठीक है, स्पाइक मैन ने इन्होंने रीमलैंड के कॉन्सेप्ट को दिया था।
रिमलैंड, देखो रिमलैंड वो एरिया है, आप देख सकते हो कि जो कोस्टल रीजन है, जैसे हार्टलैंड की जो कोस्टल एरिया है, जैसे मान लो यूके भी इसका पार्ट होगा, और वेस्टर्न यूरोप रिमलैंड का पार्ट होगा, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, जापान और ईस्टर्न चाइना, ये जो एरिया है वो हमारे रिमलैंड में आता है। तो रिमलैंड या स्पाइकमैन जो बोलते हैं कि हार्टलैंड जो है वो हमारा अननेसेसरी है, हार्टलैंड को कंट्रोल करने से कुछ नहीं होगा। यदि आप रिमलैंड एरिया को यदि कंट्रोल करते हो तो पूरे यूरेशिया को आप कंट्रोल कर लोगे, ठीक है, पूरे यूरेशिया को कंट्रोल करोगे, पूरे वर्ल्ड पे आपका दबदबा रहेगा। तो ये हमारा रिमलैंड की कॉन्सेप्ट थी, ये हमारा जियो पॉलिटिकल थीरीज है, इसको भी हम लोग अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। फिर दोस्तों तीसरा, आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछा गया था 8वां का सी, यहाँ पे है डिस्टिंग्विश बिटवीन द बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर। बाउंड्रीज क्या होती है दोस्तों, एक वेल डिमार्केटेड लाइन होती है, लेकिन फ्रंटियर क्या होते हैं, यहाँ पे एक बफर जोन होता है, वेल डिमार्केटेड लाइन नहीं होती है, दो स्टेट के बीच कुछ एरिया होती है, उसको बोलते हैं फ्रंटियर। इसको भी दोस्तों हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यूट्यूब चैनल पे। तेरह दोस्तों यूपी पीसीएस ने 2019 के जो पेपर है, जो अभी सितंबर 2020 में हुआ था, उसमें एक जो क्वेश्चन पेपर 1 में इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, और आप देख सकते हो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। आई होप यहाँ पे जो लोग पेपर को अटेम्प्ट किए होंगे या जो लोग दिए होंगे यूपी पीसीएस 2019 के एग्ज़ाम, वो उनका पेपर अच्छे से यहाँ पे गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग जो 2019 का पेपर है उसको हम लोग यहाँ पे एनालिसिस किए। तो आई होप दोस्तों इस एनालिसिस में आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, थैंक यू।